हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है। आपको दिया गया है बिंदुओं ए -2, 2 और बी 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि आपके पास दो पॉइंट है ए और बी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के आपको निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। अब इस रेखाखंड के हमें 4 इक्वल पार्ट करने हैं, मतलब 4 भाग करने हैं, जबकि चारों भाग बराबर होने चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब जो इस रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु है, जो पॉइंट्स है, उनके निर्देशांक आपको ज्ञात करने, मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं। हमने मान लिया कि माना इस ए बी रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु है पी, क्यू और आर। ये तीनों पॉइंट इस रेखाखंड को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब एक सीधी सी बात यह है कि किसी भी रेखाखंड को अगर आपको 4 बराबर भागों में तोड़ना हो, अगर उसको डिवाइड करना हो 4 भागों में, तो उसको हम कितनी बार तोड़ेंगे? 3 बार। 3 बार कैसे तोड़ेंगे भाई? देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ए बी रेखाखंड है। पहले मैंने इसको बिल्कुल बीचों बीच से तोड़ा पी पॉइंट से। ठीक है, इस पी पॉइंट से इसको हमने तोड़ा, तो इसके दो खंड हो गए, ए पी और पी से बी तक, पी बी। ठीक है, दो टुकड़े हो गए, इसके 2 खंड हो गए। अब हमने इस पहले खंड के जो ए पी खंड था, इसको भी क्यू बिंदु से ब्रेक किया, क्यू बिंदु से तोड़ दिया। ठीक है, अब इसे कितने खंड हो गए? 2 खंड हो गए, इक्वल इक्वल। ठीक है, इसी प्रकार पी से बी तक का जो खंड था, इसको भी हमने आर बिंदु से ब्रेक कर दिया, मतलब आर बिंदु से 2 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी रेखाखंड को 4 भागों में अगर आपको तोड़ना हो, तो इसे आपको 3 बार तोड़ना होगा। ठीक है, पहले 2 खंड करके बराबर बराबर, फिर पहले खंड के भी 2 हिस्से करेंगे और दूसरे खंड के भी 2 हिस्से करेंगे। ठीक, कितनी बार तोड़ा आपने? 3 बार तोड़ा, लेकिन खंड कितने के टुकड़े कितने हो गए? 4 खंड हो गए। ठीक है, इस रेखाखंड के चारों खंड आपस में बराबर है, मतलब ए क्यू, ए से क्यू तक, क्यू से पी तक, पी से आर तक और आर से बी तक, या बी से आर तक, ये चारों खंड इसमें बराबर हो, इक्वल। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के अनुसार पी पॉइंट के, क्यू पॉइंट के और आर पॉइंट के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, लिखेंगे माना बिंदु पी, माना बिंदु पी, क्यू तथा आर। ठीक है, रेखाखंड ए बी को, रेखाखंड ए बी को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, विभाजित करते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि ये 3 पॉइंट है, एक पी पॉइंट, एक क्यू पॉइंट और एक आर पॉइंट। इस रेखाखंड को 4 समान भागों में डिवाइड करते हैं, मतलब इसको बांटते हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमने ए बी रेखाखंड के 2 भाग किए, ए से पी तक और पी से बी तक। तो पहले हम पी पॉइंट के अगर निर्देशांक ज्ञात कर लिया, ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि ए से पी तक का जो खंड है वो, और पी से बी तक का जो खंड है, दोनों खंड के आपस में बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पी बिंदु है, ये ए बी का मध्य बिंदु होगा, मतलब मिडिल पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु गया ए बी रेखाखंड का।
इसके अलावा आपको ए पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है। ए पॉइंट में कितने हैं, -2, -2, और बी पॉइंट की जो निर्देशांक है वो दे रखा है 2, 8, ठीक है। कोई दिक्कत है? ठीक है, साफ कर दे से देखिए। देखिए यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु P होगा, तो सबसे पहले हमने ए बी रेखाखंड को P पॉइंट से ब्रेक किया था, दो भागों में विभाजित किया था, ठीक है। लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं भाई, मैं आपको बताया था फार्मूला। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम जिस फार्मूला काम लेते हैं उसके लिखते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2। वैसे y का मान किसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अब सबसे पहले हम याद करेंगे ए बी का मध्य बिंदु P है, ठीक है। रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु क्या P, ठीक है। मध्य बिंदु P है, अतः P के निर्देशांक, अतः P पॉइंट मतलब P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। किसी तरीके से देखिए P पॉइंट किसका मध्य बिंदु है, A और B का। इसका अर्थ ये हुआ कि A पॉइंट को हम लेंगे x1 y1 और ये जो B पॉइंट है इसको मान लेंगे x2 और y2, ठीक है। ये तो हमारा x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। इन्हीं दोनों बिंदुओं से, ठीक है, हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करेंगे, निर्देशांक ज्ञात करेंगे, क्योंकि A और B का मध्य बिंदु P है और हम मध्य बिंदु वाले फार्मूले को ही भी काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पर x1 का मान कितना है भाई, -2 प्लस x2 का मान कितना भाई 2 अपॉन 2, फार्मूला अनुसार 2 नीचे, फिर y1 का मान क्या भाई यहाँ पे 2 प्लस y2 का मान 8 अपॉन 2। कोई दिक्कत है भाई आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर P पॉइंट, P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ हो जाएंगे P बिंदु के निर्देशांक, इन दोनों में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। माइनस का 2 है और प्लस का 2 है, तो -2 में से +2 लेस कर देंगे, कितना बचेगा 0, तो 0 अपॉन 2, यहाँ पे 2 और 8 में ऐड होगा, तो इनको ऐड करने पे प्राप्त होगा आपको 10, तो 10 अपॉन 2, ठीक है। तो इन दोनों में आप डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएंगे P बिंदु, P बिंदु के निर्देशांक आपको प्राप्त हो जाएंगे, 0 के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे कितना प्राप्त होगा 0, और 10 में हम 2 का डिवाइड करेंगे कितना प्राप्त होगा 5। इस तरह से इस फर्स्ट में आपने P पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, जो आप कितने प्राप्त हुए 0,5। किसके निर्देशांक है ये, P पॉइंट के, ठीक है। एक बिंदु हमने ज्ञात कर लिया, फर्स्ट नंबर आ दिया हमने इसको,
अब हम ज्ञात करेंगे Q बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए ये जो Q बिंदु है, जो Q पॉइंट जो है वो A और P का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्योंकि A से P तक का जो पहला खंड हमें प्राप्त हुआ था, इसके भी हमने दो डिवाइड किए थे, दो बार इसको दो भागों में विभाजित किया था Q बिंदु से, ठीक है। तो AQ और PQ ये आपस में क्या बराबर है, इसका अर्थ ये हुआ कि Q AP का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। साफ कर दे ऊपर से, देखिए समझ आ गया। फॉर्मूला यही काम में लेंगे अपन मध्य बिंदु वाला। हम लिखेंगे यहां पर AP का मध्य बिंदु, ए से पी तक का जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु क्या भाई, तो मध्य बिंदु Q है, ठीक है। अतः Q बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अतः Q जो बिंदु है, Q पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स, Q बिंदु के निर्देशांक, अब देखिए अब x1 y1 तो मानेंगे हम A पॉइंट को, लेकिन x2 y2 अब हम P पॉइंट को मानेंगे। किसको मानेंगे, P बिंदु को, ठीक है। x2 y2 से मानेंगे क्योंकि हम A और P इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर ही Q पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करेंगे कि A और P का मध्य बिंदु ही Q है, ठीक है। तो x1 y1 पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया A, और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा हो गया P, और इन दोनों का मध्य बिंदु Q हो गया, ठीक है। तो आप बताइए x1 का मान, x1 प्लस x2, x1 का मान क्या है -2, लिखा -2 प्लस x2 का मान कितना है यहाँ पे 0 0/2। अब y का मान कैसे ज्ञात करते हैं, y1 प्लस y2/2। तो y1 का मान क्या है आपके पास 2 प्लस y2 का मान 5/2, ठीक है। अब हो जाएगा Q बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु के निर्देशांक आपके हो जाएंगे भाई -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा। -2 में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -1। यहाँ पे 2 और 5 में क्या होगा, ऐड होगा, तो ऐड करने पे 7 प्राप्त होगा। अब 7 में 2 का डिवाइड होगा नहीं, इसको हम छोड़ देंगे 7/2 एज इट इज, 7/2, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सेकंड नंबर डाल देते हैं, ये हमारा सेकंड आंसर आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट, ये जो R पॉइंट है इसके भी कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी जो R बिंदु है, ठीक है, ये जो R पॉइंट है ये किसका मध्य बिंदु है भाई, P और B का, ठीक है। क्योंकि P से B तक की जो रेखाखंड था उसको हमने दो भागों में, बराबर भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। पहले हमने A P को दो बराबर भागों में बांटा था, अब हम P B को दो बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। तभी तो आपको 4 बिंदु प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर P और B का जो मध्य बिंदु है वो क्या होगा, R बिंदु होगा, ठीक है। P B का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु जो है कौन सा है, R, ठीक है, R है। अतः R बिंदु के निर्देशांक, R बिंदु के निर्देशांक, ठीक है।
अब देखिए, अब आपको x1 y1 किसको लेंगे हम, देखिए ध्यान से, P और B, P से B तक का जो रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु R। इसका अर्थ ये हुआ कि हम P को तो मानेंगे x1 y1 और B को हम मान लेंगे x2 y2। या आप ये भी कह सकते हैं कि इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको पॉइंट कौन से काम में लेने हैं, एक तो P पॉइंट और एक B पॉइंट, इन्हीं दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु R है, ठीक है। इसलिए हम x1 y1 इन्हीं P और B बिंदुओं को ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए x1 प्लस x2, तो यहाँ पे x1 का मान क्या है 0 प्लस x2 का मान 2 अपॉन 2। अब ऐसे y1 का मान क्या है 5 प्लस y2 का मान कितना 8, हो गया 8 अपॉन 2। कोई दिक्कत है, लेंगे R बिंदु के निर्देशांक, R बिंदु के निर्देशांक आप ही कितने जाएंगे भाई, यहाँ हो जाएंगे 0 में 2 ऐड करेंगे 2 ही प्राप्त होगा, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, ठीक है 1। यहाँ पे 5 और 8 में ऐड होगा, कितना प्राप्त होगा 13, 13 में 2 का डिवाइड होगा नहीं तो 13 अपॉन 2 हम एज इट इज छोड़ देंगे। इस तरह से इसको हमने थर्ड नंबर डाल दिया। अब आपने P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट तीनों बिंदुओं के आपने निर्देशांक ज्ञात कर लिए, तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु P का मान क्या प्राप्त हुआ था आपको 0,5, Q का मान क्या प्राप्त हुआ आपको भाई -1, 7 अपॉन 2। और जो R पॉइंट है इसके निर्देशांक कितने प्राप्त हुए आपको भाई, आपको प्राप्त हुए 1, 13 अपॉन 2, ठीक है। इस तरह से हमने तीनों पॉइंट ज्ञात कर लिए और आपको यही तीनों पॉइंट ज्ञात करने के लिए कहा गया था, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट इस AB रेखाखंड को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया शायद, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज है जिसका आपको एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष, जिसके जो वर्टिक्स होते हैं वो कौन कौन से जो शीर्ष बिंदु है इसी क्रम में लेने हैं आपको। पहला शीर्ष, फर्स्ट जो वर्टिक्स है वो है 3,0, दूसरा बिंदु B मान लीजिए इसको 4,5, तीसरा शीर्ष बिंदु -1,4 और जो चौथा शीर्ष बिंदु है वो है -2,-1। तो हमने यहाँ पर एक समचतुर्भुज ड्रॉ कर लिया पहले ही आपको समझाने के लिए। यहाँ पे पहला शीर्ष आपको दिया हुआ था 3,0, दूसरा शीर्ष B पॉइंट 4,5, तीसरा बिंदु जो पॉइंट है C उसके निर्देशांक है -1,4 और चौथा शीर्ष बिंदु है D इसके निर्देशांक है -2,-1। अब आपको इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब इसका आपको एरिया ज्ञात करना, ठीक है। यही आपको दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिक्स आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2,-1 टेकन इन ऑर्डर। इसी क्रम के अंदर आपको ये बिंदु लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला काम में लेते हैं। इसमें होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू में पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। मतलब अगर आपको इन दोनों विकर्णों की लंबाई ज्ञात हो तो दोनों विकर्णों को हम 1/2 के साथ
मल्टीप्लाई के रूप में लिख करके मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, लिखेंगे समचतुर्भुज के शीर्ष, समचतुर्भुज के शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु हमने मान लिया, नाम दे रखा था इनको, शीर्ष बिंदु। फर्स्ट को हमने नाम लिखा ए, इसका माना 3,0। दूसरा पॉइंट हमने माना बी नाम दिया दूसरे पॉइंट को हमने, यहाँ पे हो गया 4,5। तीसरा पॉइंट सी, इसका हो गया -1,4। और चौथा पॉइंट है डी, इसके निर्देशांक है -2, -1। ठीक है, इस तरह से चारों पॉइंट हम ले लिए ए बी सी डी। अब इसके हम विकर्ण ज्ञात करेंगे दूरी के फार्मूले से। ठीक है, आपको दूरी ज्ञात करनी आती है, हमने 7.1 एक्सरसाइज के अंदर दूरी का फार्मूला काम में लिया था, जिससे हम दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मतलब दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो वही फार्मूला हम यहाँ भी काम में लेंगे और पहले ए से सी तक की दूरी और बी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब हमें इन दोनों विकर्ण की लंबाई ज्ञात हो जाएगी तो हम बड़ी आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? साफ कर दे ऊपर से। देखिए अब जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज के अंदर दूरी का फार्मूला काम में लिया था, दूरी कैसे याद करते हैं अपन? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला में काम में लिया था दूरी के लिए। अब हम पहले ज्ञात करेंगे ए से लेके सी तक की दूरी, ये जो कि फर्स्ट विकर्ण है मतलब पहला विकर्ण है। तो पहले हम विकर्ण ए सी ज्ञात करेंगे। तो ए से सी तक की दूरी ज्ञात करने के लिए सीधी सी बात है भाई, ए बिंदु को x1 y1 और सी बिंदु को x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं x1 y1 और सी को मान लेते हैं x2 और y2। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे ए सी। ठीक है, लिख देते हैं हम विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी इक्वल टू रूट। अब देखिए x2 का मान क्या है आपके पास, यहाँ पर a और c के साथ पहले हम a और c को ले रहे हैं। ठीक है, तो x2 का मान क्या है आपके पास -1 माइनस, अब x1 का मान क्या है आपके पास 3, लेंगे 3 तो होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान क्या है पास 4 माइनस y1 का मान है 0 होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए साफ कर देते हैं। जगह ए सी विकर्ण जो है इक्वल टू इन दोनों में ऐड होगा, क्या होगा? ऐड होगा, माइनस का 1 ना माइनस का 3 है, कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ जगह -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही रहेगा आपके पास। ठीक है, कितना प्राप्त होगा? 4 ही रहेगा, तो 4 का होल स्क्वायर तो जगह ए सी इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा? 16 प्लस का 16 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस का ही 16 हो जाएगा। जगह ए सी इक्वल टू √32 और 32 को हम इस तरह लिख सकते हैं, आपको पता हो
तो 32 जो लिखा हुआ है रूट के अंदर, इसको वैसे बोल सकते हैं 16 × 2, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब 16 का वर्गमूल पूरा पूरा कितना होता है भाई? 4 होता है, तो इसको बोल सकते हैं 4√2। क्या बोल सकते हैं? 4√2। तो जगह ए सी इसको जगह 4√2, ये हमने पहला विकर्ण ज्ञात कर लिया। ठीक है, ये ए से सी तक की जो लंबाई है, जो पहला विकर्ण है, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार हम दूसरा विकर्ण ज्ञात करेंगे बी से डी तक का। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए, अगर आप 32 के प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड करके भी अगर आप इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे, तब भी आपको यही प्राप्त होगा। ठीक है, समझ आ गया? इतना कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखिए, अब हम विकर्ण ज्ञात करेंगे, विकर्ण बी डी देंगे, विकर्ण बी डी, ठीक है, इक्वल टू वही दूरी का फॉर्मूला काम में लेंगे अपन। अब बी से डी तक का जब हम लंबाई ज्ञात करेंगे, तो भाई सीधी सी बात है, बी और डी को ही काम में लेंगे। ठीक है, तो बी को तो हम मान लेते हैं x1 y1, और डी पॉइंट को हम मान लेते हैं x2 y2। सीधी सी बात है भाई, बी से डी तक की जब दूरी ज्ञात करेंगे, तो ए और सी का तो रोल ही खत्म हो गया। ठीक है, इनका न तो कोई लेना ना कोई देना, तो बी और डी को ही काम में लेंगे। तब देखिए x2 माइनस x1, x2 का मान क्या के पास? -2 माइनस x1 का मान क्या? 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2, तो y2 का मान क्या के पास? -1 माइनस y1 तो मान क्या? 5 ये भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो जगह बी डी इक्वल टू रूट, यहाँ पे दोनों क्या होगा? ऐड होगा, क्या होगा? जोड़ होगा। कितना होगा? माइनस का 6 लेंगे, -6 का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा? -6 इसका भी होल स्क्वायर। तो जगह बी डी इक्वल टू √36 प्लस का, और यहाँ भी स्क्वायर करने पर प्लस का 36 प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी जो विकर्ण है उसकी लंबाई हो जाएगी √72। 36 और 36 को ऐड करके कितना प्राप्त होगा? 72। और 72 के अगर आप प्राइम फैक्टर करके, ठीक है, आधा अधूरा जितना भी आप स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, तो वो आप ज्ञात कर सकते हैं। वैसे इसका आएगा 6√2। ठीक है, तो इसके बोल सकते हैं हम 36, इसको कैसे बोल सकते हैं? देखो 72 को 36 × 2, अब 36 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा 6, ठीक, और 2 आपके रूट में ऐसे के ऐसे बच जाएगा, क्या हो जाएगा? 6√2। समझ गए? ऐसे हम शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं इसका रूट। यह जगह बी डी इक्वल टू हो गया 6√2। ये हमने दूसरा विकर्ण ज्ञात कर लिया बी से डी तक। ठीक है, अब देखिए, आपने ए से सी तक जो विकर्ण था इसकी लंबाई भी ज्ञात कर ली, और जो दूसरा विकर्ण था बी से डी तक इसकी भी लंबाई आपने ज्ञात कर ली। ठीक, अब एक फार्मूला होता है, देखिए मैं बता दूं आपको, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ज्ञात करना होता है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, यानी यहीं पर इस फार्मूले से हम इस
चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो लेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, लेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो जो एरिया है इसका वो 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। दो ही विकर्ण होंगे तो एक चीज यहाँ पर ए सी, दूसरा है बी डी। अब ए से सी तक की जो लंबाई थी आपके पास कितनी आई थी भाई, 4√2। तो फर्स्ट जो विकर्ण है वो तो आपके पास में है 4√2, ठीक है। अब दूसरा विकर्ण क्या आपके पास, बी डी, ठीक है। तो दूसरा विकर्ण जो है इसकी लंबाई कितनी प्राप्त हुई है आपको, 6√2, ठीक है। कितने प्राप्त की, 6√2। कोई दिक्कत है यहाँ, समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। साफ है इसका, अब देखिए यहाँ पर 1/2 का 1/2 इंटू, पहले आप रूट का गुणा रूट से करेंगे और जो बाहर वाले अंक है, बाहर वाले जो नंबर उनका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 6 से। देखिए पहले 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 6 से, ठीक है। तो 4 6 जा 24, ठीक है, इंटू अब √2 का गुणा करेंगे √2 से, ठीक है। √2 का मल्टीप्लाई √2 से करके कितना होगा, 2 प्राप्त होगा, 2 हट जाएगा, ठीक है। √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, ठीक है। अब 2 से 2 कट जाएगा तो आगे कितना प्राप्त हो गया, 24 वर्ग इकाई, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया और यही आपको ज्ञात करना था। ये जो समचतुर्भुज था आपके ABCD, उसका जो एरिया है, ठीक है, वो कितना प्राप्त होगा आपको, 24 इकाई, वर्ग इकाई प्राप्त होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। हमने इसके दोनों विकर्ण ज्ञात कर लिए और दोनों विकर्ण ज्ञात करने के बाद में हमने इसी फार्मूला काम में लिया जो कि होता है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। इसका अर्थ ये हुआ 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, ठीक है। दोनों विकर्णों को गुणा कर देते हैं 1/2 के साथ में, तो इस तरीके से हमारी आंसर प्राप्त हो। समझ आ गया, मैं समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।